हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल काल को लेकर एक और बेहद महत्वपूर्ण पार्ट, जिसमें हम आपके उन सवालों को देखने वाले हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने के प्रबल दावेदार हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे 1 नंबर सवाल से। निम्नलिखित में किस इमारत को साने फतेहपुर के नाम से जानते हैं? अब देखिए, कॉमनली इस सवाल का उत्तर आप बुलंद दरवाजा देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है। आइए जवाब की बात कर ले तो यहाँ पर पहले के उत्तर की बात करेंगे। आपका जामा मस्जिद सही उत्तर है, जो कि आपको याद रखना है। आइए इसके विषय में जान लें। जामा मस्जिद को साने फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। मस्जिद को शुक्रवार मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक है। फतेहपुर सीकरी का महल मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1571 से 1585 तक में बनवाया गया था। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। फिलहाल आपको यहाँ पे जो ध्यान रखने वाला पॉइंट था वो क्या था? आपका जामा मस्जिद, जिसको आप साने फतेहपुर कहते हैं। चलिए, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान किया करता था? उत्तर की बात करेंगे हरविजय। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और हरविजय सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान, इनका अकबर बहुत सम्मान किया करते थे। हरविजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि भी दी गई थी। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्रसूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि भी दी गई थी। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीन इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दीन इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। क्या था? विश्व बंधुत्व, भाईचारे की भावना। इसको जान लिया जाए तो दीन इलाही 1582 में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा एक समरूप धर्म था। इसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था। इसमें प्रमुखता हिंदू और इस्लाम धर्म की थी। इसके अलावा पारसी, जैन, ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया था। हालांकि इस धर्म के प्रचार के लिए उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल अपने विश्वस्त लोगों को ही इसमें सम्मिलित किया। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके मध्य में हुई थी? 4 नंबर के उत्तर की बात करेंगे। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। समय अगर हम देखेंगे तो 1576 में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और अकबर की सेनाएं आमने सामने हुई। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह और आसफ खान ने किया था। इसका परिणाम मुगल सेना के पक्ष में रहा तथा राणा प्रताप को स्वयं को सुरक्षित करने हेतु पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। ठीक है। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? उत्तर की बात करेंगे, अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था इसको। मुगल प्रशासन व्यवस्था पूर्णतया मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया था। इस प्रथा के अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। दिए जाने वाले पद को मनसब और ग्रहण करने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है। अकबर ने सारंगपुर पर आक्रमण कब किया? 6 के उत्तर की बात करेंगे। आपका उत्तर हो जाएगा 1561। विस्तार से जान लें तो अकबर ने 1561 में मालवा के बाज बहादुर की राजधानी सारंगपुर पर आक्रमण किया। बाज बहादुर सुजात खां का पुत्र था। बाज बहादुर एक विलासी अयोग्य सुल्तान माना जाता है। अकबर ने आदम खां को आक्रमण करने के लिए भेजा। बाज बहादुर क्या हुआ? पराजित हो गया। आदम खां ने लोभ में पड़कर थोड़ा सा धन अकबर को भेज दिया और शेष स्वयं के पास में रख लिया। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 7 नंबर के उत्तर की बात करेंगे। आपका जवाब हो जाएगा, ये अकबर के द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर ने कराया था। ये हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प के मिश्रण का एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक अच्छा उदाहरण है। निम्नलिखित में किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण कराया था? अच्छा सवाल रहेगा। 8 नंबर उत्तर की बात करेंगे। आपका जवाब हो जाएगा, अकबर ने कराया था। विस्तार से, अकबर ने आगरा से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी में 1572 में एक राजमहल शाह किले का निर्माण आरंभ किया। यह 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। इसमें जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल अथवा सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, बीरबल कोठी, ये आपको बीरबल की कोठी, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं।
निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? 9 नंबर सवाल के उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका मोती मस्जिद है जो कि आगरा में है, ध्यान रखिएगा। पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम उज़ ज़मानी महल ये आपको फतेहपुर सीकरी में दिखाई पड़ते हैं, जबकि मोती मस्जिद आपको दिल्ली और आगरा में दिखाई पड़ती है। बुलंद दरवाजा आपका कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, आप इसे याद रखिएगा। बुलंद दरवाजा एक दार्शनिक स्मारक है जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के निकट फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है। अकबर द्वारा निर्मित यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी माना जाता है। अकबर अपनी धार्मिक विचार विमर्श कहाँ पर करते थे? 11 नंबर रहेगा। जवाब की बात अगर हम करते हैं तो आपका सी हो जाएगा, इबादत खाना, जो कि आपको याद रखना है। अकबर को धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के परिणाम स्वरूप फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना इनके द्वारा की गई। इबादत खाने में उसकी धार्मिक परिचर्चाएं गुरुवार को सायकाल में होती थी, मतलब शाम के टाइम में होती थी। 1578 में उसने इबादत खाने को एक धर्म संसद में परिवर्तित कर दिया। प्रारंभ में ये केवल मुसलमानों तक ही सीमित था, बाद में इन्होंने हिंदुओं, जैनियों, पारसियों सबके लिए खोल दिया। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर ये नाम किसने दिया? उत्तर की बात करेंगे, आपका अकबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रयागनगर को इलाहाबाद या अल्लाह का नगर मुगल शासक अकबर ने ही किया था। यहाँ अकबर ने गंगा यमुना के तट पर एक किले का निर्माण कराया जिसे इलाहाबाद का किला कहते हैं। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था, संरक्षक कौन था? उत्तर की बात करेंगे, बैरम खां हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अकबर के शुरुआती दिनों में उसका संरक्षक या रीजेंट बैरम खां हुआ करते थे। पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खां के नेतृत्व में ही मुगल सेना ने हेमू को पराजित किया था और ये 1556 से लेकर 1560 तक मुगल साम्राज्य के वास्तविक कर्ता धर्ता बनकर रहे। अकबर ने रणथंभौर पर अधिकार कब किया? यह आपका 14 नंबर रहेगा, उत्तर हो जाएगा 1569। 1568 में रणथंभौर पर चौहान राजपूतों के हाड़ा वंश का राज हुआ करता था। फरवरी 1569 में अकबर की तोपों की मार के सम्मुख रणथंभौर की दीवारें नहीं ठहर सकी। राजा भगवान दास और राजा मानसिंह के द्वारा राय सुरजन ने अपने दो पुत्र दूधा और भोजा को अकबर के पास में क्या किया? भेज दिया। अकबर ने राय सुरजन की सभी शर्तों को मानकर अधीनता स्वीकार करवाने में सफलता पाई। तो ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो आपको मालूम है इसको समाप्त करने का श्रेय अकबर को दिया जाता है, जरूर ध्यान रखिए। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया। अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर लेना भी बंद कर दिया और 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जजिया टैक्स को पुनः लगा दिया था। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? ये आपका 16 नंबर सवाल है, 16। मुझे बताइए क्या उत्तर देंगे आप? तो यहाँ पे आपका 1/3 हो जाएगा। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में आईने दहसाला नामक नई कर प्रणाली का प्रारंभ किया, जो कि आपको याद रखना है। टोडरमल ने सर्वप्रथम किसके दरबार में काम किया था? तो 17 के उत्तर की बात करेंगे। इन्होंने सबसे पहले शेरशाह सूरी के दरबार में काम किया था। तो टोडरमल मुगल शासन में पहले हिंदू मंत्री बने जिन्हें शेरशाह सूरी ने अपना राजस्व मंत्री बनाया था। पेशावर से कलकत्ता तक 2500 किलोमीटर सड़क तैयार कराने में टोडरमल की अहम भूमिका रही थी। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री रहे? तो उत्तर की बात करेंगे, आपका अकबर हो जाएगा। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था को पुनः निर्धारण हेतु 1570-71 में मुजफ्फरपुर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, यानी राजस्व मंत्री के। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नगद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि का पिछले 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निर्धारित किया था, जिसे दहसाला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। तो यह आपको याद रखना है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन जो थे, इनका मूल नाम क्या था? उत्तर की बात करेंगे, रामतनु पांडे इनका मूल नाम था।
अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन है और इनका मूल नाम क्या था? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे रामतनु पांडे। तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे था। इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो इसको अकबर ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1582 में। इसकी हर एक कहानी को हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं। निम्नलिखित में कौन दीन इलाही का सदस्य बना? तो बीरबल जो थे वो इसके सदस्य बने। इनके बारे में अगर हम बात कर लें, बीरबल को महेश दास कहा जाता था, जो बाद में बीरबल कहलाए। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर और अकबर के परिषद में 9 सलाहकारों यानी कि 9 रत्नों में से एक थे। इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो यहां पर भी आपका उत्तर हो जाएगा बीरबल, और इन्होंने उसे स्वीकार किया था। ये प्रारंभ में क्या करते थे? पान बेचते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है पान का सौदा बेचना, तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये बचपन से ही बहुत अच्छी बुद्धि के थे। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो अकबर जो है वो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही जोड़ा है? आपको बताना रहेगा निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा है, उसकी पहचान करिए। तो उत्तर की बात करेंगे, बैरम खां और अकबर का संबंध आप मान सकते हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों में बैरम खां अकबर से संबंधित हैं। बैरम खां जो है वो अकबर के संरक्षक थे और बड़े प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहे थे। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है? उत्तर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा। मतलब अकबर यहाँ पे आपका क्या है? सही जवाब है, जो कि आपको क्या करना है? याद रखना है। मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय भी दिया जाता है। तो इस तरीके से हम भाग 2 को कंप्लीट करते हैं और हमने यहाँ पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों की बात की है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप मेरे आने वाले और चल रहे सभी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं टॉप एजुकेटर से, अपने नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं। और ये हमारा लक्ष्य बैच स्टार्ट हुआ है 8 दिसंबर से, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कोड अप्लाई करना है दीपक सिंह YT10, तभी आप हमारी पेड क्लास कर पाएंगे, और ये बहुत नॉर्मल सी फीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी। चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जल्द मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं।